जाति जनगणना ऐसा मुद्दा हो गया है और जो बैकवर्ड समाज है उसको समझने की जरूरत है। जय श्री राम का नारा लगाओ और बाबा धाम भी जाओ, लेकिन सबसे पहले अपना आरक्षण बचाओ और उसको पाओ, तब जाके बाबा बर्फानी भी घूम सकते हो। मंडल को स्थापित करने में सबसे बड़ा लालू जी का योगदान था, जिन्होंने 1991 में मंडल कमीशन को लागू करने के लिए अपनी केंद्र की नई दिल्ली सरकार को भी तिलांजलि दे दी। आपको पता होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। इस पहली कुर्बानी लालू जी ने दी है। उसके बाद बीपी मंडल जब सीएम बने तो झा जी ने कहा कि भैया देखिए गंगा में रिसाव हो गया है, क्योंकि बिहार में एक शूद्र मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद बीपी मंडल ने जवाब दिया कि रिसाव गंगा में नहीं हुआ है, रिसाव आपके शरीर में हुआ है। बीपी मंडल जिसके कारण आज पूरे देश में 27% आरक्षण दिया जाता है और इससे पिछड़ों का जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और उनका जो व्यक्तिगत जीवन था उसमें भारी बदलाव हुआ। सिर्फ बिहार ही नहीं, हर एक कोना जहां पर भी पिछड़े समाज हैं आज बीपी मंडल को मसीहा मानते हैं। मधेपुरा में जन्मे और जमींदार परिवार में जन्मे थे, छोटे मोटे परिवार में नहीं जन्मे थे, लेकिन उनकी जो चेतना थी वो समाज के लिए थी। और समाज जो ओबीसी समाज है, जो आज अलग अलग मुद्दे पर आपस में भटका हुआ है और उसको न जाति जनगणना समझ में आ रहा है, और कभी कभी वो भी समाज के कुछ लोग कह देते हैं कि आरक्षण की क्या जरूरत है, मेरिट का बात कीजिएगा। हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग हैं। आज उनकी जयंती जो है बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान पटना में मनाया गया। मनाने वाले सेवा समिति से थे और सब लोग हर एक जिले से, राज्य से, अलग अलग कोने से, प्रांत से लोग पहुंचे हैं। और क्या क्या समझते हैं आखिर बीपी मंडल यानी क्या, सामाजिक न्याय यानी क्या? बीपी मंडल मतलब इस देश में एक नए युग की शुरुआत है। जब इस देश में संविधान लागू हुआ था तो कमीले वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला था। संविधान लागू होने के साथ एससी एसटी को आरक्षण मिला, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया और विभिन्न आयोग के चक्कर में उसको फंसा दिया गया था। तो मंडल साहब ने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को टेक्निकली आयोग बना करके रिपोर्ट पेश करवा के लागू करवाया और इस देश में एक नए युग की शुरुआत हुई। और मंडल साहब का जो सपना था, उनकी जो सारी अनुशंसाएं अगर लागू आज हो गई रहती तो आज इस देश में एक अलग सा माहौल होता और हमारा देश जो विकसित भारत का सपना जो देख रहा है आज से 2045 और 46 में विकसित भारत हो गया रहता। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। कई लोग कहते हैं कि बीपी मंडल साहब जो हैं वो जात पात करते थे, उन्होंने समानता का जो परिभाषित किया, समानता पे जो बात कही, उसके बारे में भी कहा जाता है कि चलिए ठीक है, उन्होंने जो है पहली बार कहा जाए तो गैर स्वर्ण सतीश कुमार को 3 दिन के लिए सीएम बनाया। तो ऐसे में आप लोग के लिए क्या है बीपी मंडल? बीपी मंडल जी को आप एक समझ सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसा कमीशन का अनुशंसा किया अपने रिपोर्ट में कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण समाज के पिछड़े लोगों को भी अपने मंडल कमीशन के रिपोर्ट में शामिल किया। इस तरह आप समझ सकते हैं कि बीपी मंडल कितने बड़े प्रणेता थे। उन्होंने एक सामाजिक न्याय के नए युग के सूत्रपात किया। बीपी मंडल जी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने पिछड़ों को एक नए सामाजिक क्रांति की ओर अग्रसर किया। और आज हम लोग जो देख पा रहे हैं विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में हम लोग की जो भागीदारी बढ़ी है वो 1991 में जो मंडल कमीशन की अनुशंसा लागू हुई उसके बाद ही मतलब लागू हो पाया और नए युग का सूत्रपात हो रहा है। और आने वाले समय में जो आपने बोला कि वो समुद्र गंगा जी में जो आग लग गया, तो वो उनके सवर्णों के दिलों में आग लगे थे। वो रिसाव नहीं हुआ था, उनके दिलों में, खून में जो रिसाव हुआ था, उन्होंने सोचा कि कहाँ से ये बीपी मंडल आ गया। एक शूद्र हम कह सकते हैं कि उस समय हम लोग को शूद्र कहा जाता था। एक पढ़ा लिखा मेरा वर्ग इतना कैसे शिक्षित हो सकता है, इतना अच्छा रिपोर्ट कैसे बना सकता है। इसलिए उन लोगों के अंदर जो है दिल में रिसाव हुआ, जो 1991 में प्रफुल्लित हुआ। आपने देखा हुआ कितने सवर्णों ने अपने शरीर को आग लगा लिया और आरक्षण के विरोध में ही जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। और जय श्री राम के नारे में हमारे पिछड़े लोगों को बहकाया जा रहा है। इसलिए हमारी अपील है कि हमारे पिछड़े बहुजन लोग ये जय श्री राम के नारे से अपने आप को प्रवाहित नहीं होने दें और अपने सामाजिक न्याय के जो एजेंडे हैं उस पर फिर वापस आए और अपने हक और अधिकार को पुनः वापस लेने के लिए अपने
अपने जो मंडल के प्रणेता हैं उनको स्थापित करे। हमारे मंडल को स्थापित करने में सबसे बड़ा लालू जी का योगदान था, जिन्होंने 1991 में मंडल कमीशन को लागू करने के लिए अपनी केंद्र की नई दिल्ली सरकार को भी तिलांजलि दे दी। आपको पता होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। इस पहली कुर्बानी लालू जी ने दी है। उसके बाद और लोग भी धीरे धीरे शामिल हुए। फिर अर्जुन सिंह ने भी 2006 में लागू किया, कॉलेज में भी। इस तरह से अब नए युग का शुरुआत हो रहा है। हम लोग सेवा के जरिए हम लोग ओबीसी की लड़ाई को एक जाति नहीं एक जमात के तौर पर लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हम लोग इसमें सफल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जैसे ही खास करके मंडल कमीशन की बात होती है तो इंदिरा साहनी जजमेंट भी आता है और उसमें एक टोपी लगा दिया कि 50% आरक्षण से हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस को 50% का कोटा को काटते हुए 60% कर दिया गया। कई जगह तमिलनाडु में 69% भी आरक्षण है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। इस चीज़ को ये तर्क दिया जाता है, अरे भैया 50 कितना आरक्षण लीजिएगा, 50% तो ले ही लिए। और जो सरकार जो कोर्ट है, कोर्ट कहती है कि आपके पास आंकड़ा है और जब हम आंकड़ा देते हैं तो कहते हैं कि नहीं अभी आपका जो आरक्षण है उसको हम लागू नहीं करेंगे। और बाद में कहती है कि कोटा के अंदर कोटा का आरक्षण दीजिए, क्योंकि आंकड़ा रहेगा तब जाकर के विकास होगा। ये आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाता है। इसको आसान भाषा में समझाइए। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम आपको सीधी भाषा में बता दें कि अगर 50% जितनी अनुपात के अनुसार आपको आरक्षण देना है तो अनुपात हमारी कितनी है। अभी जो सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में 63% बैकवर्ड है। 63% के अनुसार जो आरक्षण होना चाहिए था 43% सिर्फ बैकवर्ड की होनी चाहिए थी, प्लस जो ऑलरेडी SC/ST को दिया गया है तो उस हिसाब से 65% आ गया। अब किस बिना पे ये जजमेंट इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने इसको सेटिस्फाइड कर दिया कि इंदिरा साहनी का जजमेंट कहता है जी 50% से ऊपर ना हो, क्योंकि लिमिट है 50% का सीलिंग। लेकिन उसी जजमेंट में एक और क्लॉज है कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यू कैन इंक्रीज द लिमिट, जो 69% तमिलनाडु में दिया। करेक्ट, 69% 1994 में एक्ट बना के वहाँ पे दिया गया, 9th शेड्यूल में डाला गया है। इस बात की हम चर्चा नहीं करते हैं। 72% छत्तीसगढ़ में दिया गया है। अब इसमें एक और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 50% का सीलिंग का हम वायलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन EWS हम जब दिए तो 10% बढ़ गया, तो ये ऑटोमेटिक वायलेशन नहीं हुआ, ये वायलेशन हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही बातों में कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हैं। एक सेकेंड और एग्जाम्पल है मराठा रिजर्वेशन, उसमें 16% प्लस किया गया, मतलब 66% कुछ किया गया। वहाँ पे उन्होंने सेटिसाइड कर दिया, 5 जजमेंट ने सेटिसाइड किया, ये कहते हुए नहीं 50% से सीलिंग से बढ़ नहीं सकता है। लेकिन EWS को फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिना कोई आंकड़े के, करेक्ट। इसी तरह मध्य प्रदेश में 14% OBC को रिजर्वेशन है, 14% 27% नहीं है। कई बार गया लेकिन रिजेक्ट हो गया। कई बार सुप्रीम कोर्ट आया और कई बार रिजेक्ट होकर वापस आया कि आपके पास आंकड़े नहीं। तो बिहार में तो आंकड़े हैं, आप इसको कैसे सेटिसाइड कर दिया? ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में सोचनी चाहिए कि भाई क्या है आगे का, अब इसको किस हिसाब से हमारे सरकार कैसे फाइट करेगी। देखिए ये सरकार बनाम अपोजिशन का है। आपने एक सवाल और उठाया, हम आपका भाषण सुन रहे थे। आपने कहा कि एडवोकेट जनरल, यहाँ पे भी PK शाही साहब हैं, जब जाति जनगणना से पहले जो है वो भी रिजेक्ट हुआ और आरक्षण तो रिजेक्ट हुआ ही, बाद में हाईकोर्ट ने दिया। लोग लिखना शुरू कर दिए कि भैया आप उन्हीं को दीजिएगा हर चीज़ करने के लिए, तो कहाँ से पास होगा? क्या जाति सच में इफेक्ट करती है? 100% इफेक्ट करती है। नहीं करती तो आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस है। आप चेक कर लीजिए कि कितने जाति हैं जो OBC से हैं, कितने जज हैं 34 में जो एक भी OBC से हों। एक भी OBC के जज नहीं मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसमें टैलेंटेड लॉयर नहीं होते हैं, पर्सन नहीं आते टैलेंटेड? ये क्यों नहीं पहुंच पाते सुप्रीम कोर्ट? ये बड़ा सवाल, बहुत छोटी सी बात है कि ये, और ये बड़ा सवाल है लोगों के लिए कि आप सोचिए कि OBC से क्यों नहीं कोई जज बन पाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर बनते, अगर सपोज पटना हाई कोर्ट में 70-75 जज हैं, कितने OBC से हैं? OBC की संख्या कितनी है? 63%। और जज कितने हैं? 2, 4, 5। वो कभी ऊपर तक पहुंच नहीं पाते, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाएंगे। वही सुप्रीम कोर्ट में कई जजेस को ऐसे पिक करके लाए गए हैं कि 32 नंबर पे थे संजीव खन्ना जी, वो अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। पिक एंड चूज किया गया जस्टिस पार्टी, करेक्ट। कई जजेस हैं जो आपको
है जो काफ़ी 58, 51 या 52 पोजीशन पे थे, उनको उठा के लाया गया। अभी तो आपके जो बार एसोसिएशन के थे जिन्होंने भयंकर मोदी को भगवान भी कह दिया था प्रधानमंत्री जी को, उनको भी मनन मिश्रा जी को बनाया गया। राज्यसभा मेंबर दिया गया। हाँ। और वो जब वो बार काउंसिल के चेयरपर्सन हैं तो क्या वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है, अपने आप में क्वेश्चन है। उन्होंने तो बकायदा समर्थन किया था। कठुआ में जो रेप हुआ था वहां पर उन्होंने बकायदा समर्थन किया था। काउंसिल के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, क्या आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं? आप प्रवक्ता के रूप में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, आप उसके बारे में बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज ए एसोसिएशन के चेयरमैन, एज ए काउंसिल के चेयरमैन होके यू कैन नॉट टेक एनीबॉडी सपोर्ट, यू कैन नॉट सपोर्ट एनीबॉडी। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या मौजूदा समय में इस इशू से क्या भाजपा पलड़ा झाड़ सकती है? क्योंकि ये तो एकदम बैताल की तरह बैठ गया जाति जनगणना। और क्या जो नया जो सामाजिक समीकरण जो चेंज होगा, ये जाति जनगणना ही है जिससे चेंज होगा, आपको लगता है? हो सकता है, इसमें पल्ला तो झाड़ नहीं सकती है, क्योंकि उनके भी जो वोटर्स हैं वो 60 to 70% वोटर्स बैकवर्ड है। तो मौर्य जी, अनुप्रिया पटेल जी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। उठाना शुरू किया। मौर्य जी चुप थे अभी तक 10, 12 साल, 15 साल से। 69,000 वाला बोलने लगे। बोलना चाहिए था उनको, बहुत पहले बोलना चाहिए था, वो चुप थे। हाँ। इस बात का तो मैं हमेशा से विरोध करता रहा हूँ कि आप चुप क्यों हैं? आप मौर्य समाज को बिलोंग कर रहे थे, आप ओबीसी समाज के बहुत बड़ा तबका को बिलोंग कर रहे थे, और आपने कभी चुप रहा। 69,000 में कितने लोग हैं जो 3% आरक्षण दिया गया 27 में। बिल्कुल, तो इस बात को तुमको पहले उठाना चाहिए था। जब उन्हें धक्का लगा तब वो बोलना शुरू किए हैं। चलिए, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोहिया ने कहा था कि योग्यता अवसर से आती है, और अवसर कोर्ट में दिया ही नहीं जा रहा है, और अवसर देने वाले अपने लोग भी नहीं हैं। बिहार में 30-35 साल से बैकवर्ड की सरकार है, लेकिन आज भी स्थिति यही बनी हुई है। नीतीश कुमार जी भी यही बनाए हुए हैं। अभी जाति जनगणना ऐसा मुद्दा हो गया है, और जो बैकवर्ड समाज है उसको समझने की जरूरत है। जय श्री राम का नारा लगाओ और बाबा धाम भी जाओ, लेकिन सबसे पहले अपना आरक्षण बचाओ और उसको पाओ, तब जाके बाबा बर्फानी भी घूम सकते हो और बढ़िया से जीवन